हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब में हमारे पास बेटू सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम किया था रिफ्रैक्शन होती क्या है। तो रिफ्रैक्शन मीन्स जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और डेविएट कर जाती है तो वो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो मीन्स विद द चेंज इन मीडियम व्हेन द लाइट गेट्स डेविएटेड, दैट इज रिफ्रैक्शन। सपोज द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो हमने क्या कंक्लूड किया था कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो यही केस अब हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। इसको यहाँ जाना चाहिए था, अगर डेविएशन ना होती तो ये ऐसे जाती, बट डेविएशन तो हो गई ना, तो ये ऐसे जाने की बजाय क्या करेगी, अब बेंड हो जाएगी। बेंड कहाँ होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। रीजंस हमने किए थे। एक हमने रे ऑप्टिक्स में तो सिंपल क्या सीखा है कि रिफ्रैक्शन होती क्यों है, ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। बट इसका रीज़न हमें वेव ऑप्टिक्स में पता है कि ऐसा क्यों होता है, कि डेविएशन क्यों होती है। तो हमने किया था, जब हमारे पास वेवलेट्स बनते हैं, वेव फ्रंट्स बनते हैं, तो उसमें हमारे पास डेविएशन, जो लाइट जो है अपने पाथ से डेविएट कर जाती है। तो मीन्स इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल, हमने लिया ग्लास स्लैब, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रेक्टेंगुलर उसकी शेप है, लाइट आके फॉल की। जब लाइट आके फॉल की, ये इसको जाना चाहिए था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट क्योंकि रेयरर से डेंसर आई है तो कुछ ना कुछ तो करेगी, कुछ ना कुछ चेंज प्रोड्यूस करेगी। तो ये आई इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल। रेयरर से डेंसर आई, यहां जाना चाहिए था, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड कर गई, बेंडिंग हो गई। कहाँ बेंडिंग हुई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो कितनी बेंडिंग हुई वो हमारा डिसाइड करता है एंगल ऑफ डेविएशन, कि यहां जाना चाहिए था बट इधर चली गई, यहां जाना चाहिए था बट इधर चली गई। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगेन ये है नॉर्मल, तो ये है डेविएटेड रे मीन्स रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हमारा क्या आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। लाइट आई रेयर से डेंसर, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मीन्स जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है वो बेंड कर जाती है, कहाँ बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। अब इसको यहाँ जाना चाहिए था बट यहाँ बेंडिंग हो गई, यहाँ जाना चाहिए था बट यहाँ बेंडिंग हो गई। फर्दर अगर वो वापस जिस मीडियम से चली थी उसी मीडियम में वापस आ जाए, इस मीडियम से चली थी इसी में वापस आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो रे रिफ्रैक्ट होके आई है, अब ये डेंसर से वापस रेयरर में आएगी। रेयरर से चली थी, वापस रेयरर में आ रही है। तो मीन्स जब वापस रेयरर से डेंसर से आती हुई रेयरर में वापस आ गई तो वो इमर्जेंट रे बन गई। अब डेंसर से रेयरर आई है तो क्या करेगी, ऐसे जाना चाहिए था बट बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे बेंडिंग हुई है, बेंडिंग हुई है हमारे पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमने ले लिया इसका नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे जो एंगल बनाती है वो हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब हम स्टडी कर रहे थे जो ओरिजिनल रे जो स्टार्टिंग से आई थी इंसिडेंट रे, अगर डेविएट ना होती तो मीन्स ऐसे जाती, अगर डेविएशन ना होती तो ऐसे स्ट्रेट मूव करती। तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये अगर डेविएशन ना हुई होती तो इधर को, तो मीन्स हमारे पास डेविएशन हुई है, इधर को जाने की बजाय इधर आ गई है। तो इन दोनों रेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर से हमने बोला हमारे पास इंसिडेंट रे बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां जाना चाहिए था, जहां जाना चाहिए था वो वाली रे, और जो रिफ्रैक्ट हो गई, जाना चाहिए था ये वाली रे और जो रिफ्रैक्ट हो गई, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर कोई रे आई है रेयर से डेंसर, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, डेविएशन हो गई डेल्टा।
सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला जो दोनों इस रे और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सबसे पहले इसकी थिकनेस पे डिपेंड करती है कि जो हमारा ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी है। इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, कैसी नेचर है मटेरियल की, कौन सा मटेरियल यूज किया है, उसकी जैसी नेचर जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो थिकनेस डिसाइड करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है, तो मींस थिकनेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। जितनी ज्यादा स्लैब की थिकनेस होगी उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। नंबर 1, लेटरल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा ये थिकनेस बढ़ती जाएगी उतनी हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। बेंडिंग हुई है ना, जहां जाना चाहिए था उसके ऑपोजिट जो बेंडिंग हो रही है, जो लाइट बेंड कर गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, उतनी ज्यादा डेविएशन होगी, उतनी ज्यादा वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ये जो बेंड हुई, रिफ्रैक्ट हुई, ये इस तरफ और ज्यादा मींस और ज्यादा डेविएट होती जाएगी। तो मींस ये हमारे पास जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होगा मतलब वो किस पे डिपेंड करता है? थिकनेस पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। जितने ज्यादा एंगल पे बेंड करते जाओगे 30, 45, 60, 90, उतनी ज्यादा इसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। थर्ड फैक्टर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास उसके क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थिकनेस जो है हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के। फिर हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, तो मींस दिस थिकनेस इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये आपस में डायरेक्टली है बट ये इनवर्सली है, तो ये इसके साथ इनवर्सली हो गया। ये डायरेक्टली, थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? थिकनेस और वेवलेंथ। अगेन थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, मतलब उसकी जो हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। Lateral displacement is directly proportional to refractive index. Refractive index is inversely proportional to wavelength. So means refractive index is lateral displacement is inversely proportional to wavelength. ये दोनों directly, ये inversely, तो net result is inversely. तो हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई वेवलेंथ के, और वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है? रेड की। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी रेड की और वायलेट की ज्यादा हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो वायलेट के लिए ज्यादा है, रेड के लिए कम है। फिर से हमने बोला कैसे रिफ्रैक्शन होती है थ्रू अ ग्लास स्लैब। लाइट आती है रेयर से डेंसर, यहाँ जानी चाहिए थी, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहाँ जानी चाहिए थी और हमारे पास इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा थिकनेस उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। नेक्स्ट, अब हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए आ जाए कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? तो हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। हमने सेम इसको यही बना लिया। हमने बोला ये आई इंसिडेंट रे, यहां जाना चाहिए था बट ये डेविएट कर गई अपने पाथ से। कितनी डेविएशन हुई है? डेल्टा। ये आ गई रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
हमने नॉर्मल एक्सटेंड की नीचे तक, हमने रिफ्रैक्टेड रे का पॉइंट लिया, यहाँ तक आ गई, यहाँ जाना चाहिए था, तो यहाँ से इससे इस तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमने इसको Q बोल दिया, इसको P बोल दिया, दोनों की जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया हमने बोला लेट इट बी x। अब हमें ये x कैलकुलेट करना है कि ये x कितना है। कैसे करेंगे? दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक बार OPQ और एक बार ORP। दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक बार OPQ लेंगे और एक बार ORP लेंगे। OPQ में कितना एंगल है? डेल्टा। ORP में कितना है? R। पहले लिया OPQ, OPQ में कैलकुलेट करेंगे साइन डेल्टा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जिसपे हमारे पास 90 है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, जिसपे 90 और एंगल दोनों लाई कर रहे हैं वो बेस हो गया। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो मीन्स PQ अपॉन OP, X अपॉन OP। अब एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये है मेरी ओरिजिनल रे जिसको यहां जाना चाहिए था, ये है मेरी नॉर्मल रे। जब दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल्स कितने हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। तो मीन्स क्या मैं बोल सकती हूँ, ये जो I है और ये जो डेल्टा है, तो I इज इक्वल टू R प्लस डेल्टा। तो क्या डेल्टा की वैल्यू हमारे पास, डेल्टा की वैल्यू हम लिख सकते हैं I माइनस R। हमने डेल्टा को पुट कर दिया I माइनस R। ठीक है, हमने बोला ये जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, एक बार हम साइन लगाएंगे, एक बार कॉस लगाएंगे। दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक बार साइन की वैल्यू कैलकुलेट करो, एक बार कॉस की कैलकुलेट करो। इधर डेल्टा एंगल है तो साइन डेल्टा, इधर R है तो कॉस R। साइन डेल्टा कॉस R, साइन डेल्टा कॉस R, साइन डेल्टा निकाला, इतना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया। डेल्टा की जगह हमने जब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया तो डेल्टा कितना आ गया? I माइनस R। सिंपली सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, I माइनस R तो X अपॉन OP। X कितना आ जाएगा? OP इंटू साइन माइनस R। X इज इक्वल टू OP इंटू साइन माइनस R। ये इतना आ गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने बोला इस ट्राइंगल में हमें कॉस फाइंड करना है, इसमें साइन फाइंड करना था, इसमें कॉस फाइंड करना है। तो कॉस R कितना हो जाएगा? T अपॉन OP। OP कितना हो जाएगा? T अपॉन कॉस R। अब क्या इस OP की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं? तो ये आ गई हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट विच इज T क्या है? थिकनेस अपॉन कॉस R साइन I माइनस R। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। ट्रू, सामने लिखा है। फ्रेंड्स हो गए, जो आमने सामने लिखे होते हैं फ्रेंड्स, एक इंक्रीज हुआ दूसरा भी इंक्रीज हुआ, एक डिक्रीज हो जाएगा दूसरा भी डिक्रीज हो जाएगा। अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमने लिखा कि थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर तीसरा आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, उतनी ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो थर्ड हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। हमने क्या किया, एक लिया कॉस R एक ट्राइंगल में, एक में साइन डेल्टा यूजिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इतना आ गया। दोनों को इक्वेट कर दिया, OP की वैल्यू एक से निकाल के दूसरे में पुट कर दी, तो ये आ गई लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या हम बोल सकते हैं ये आ गई थिकनेस इन टर्म्स ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के लिए सेम चल सकता है। चलिए बेटू, बाय।